दोस्तों नमस्कार। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि आप अनकंडीशनल सरेंडर करें। क्यों करें? उनका यह कहना है कि आपको इजराइल पूरी तरह से तबाह कर देगा, इसलिए तबाह होने से पहले आप सरेंडर कर दीजिए। मुझे यह बात पता नहीं लगी कि ट्रंप साहब को यह एडवाइस किसने दी। यह कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि शायद ट्रंप साहब ने इतिहास नहीं पढ़ा। अगर इतिहास पढ़ा होता और इतिहास से सीखा होता तो वो ये गलतियां नहीं दोहराते। दुनिया में आज तक जितने युद्ध हुए हैं, सबको पता है कि दो में से एक जीतेगा, एक शक्तिशाली है, एक कमजोर है। तो फिर लोगों ने लड़ाइयां क्यों लड़ी? लोगों ने लड़ाइयां लड़ी अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी जायदाद को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने वैल्यूज को बचाने के लिए। शायद ट्रंप साहब इस बात को समझे ही नहीं, इसीलिए उन्होंने ये धमकी दे दी। चलिए हम इस बात को मान लेते हैं कि ट्रंप साहब का एजेंडा है रिजीम चेंज, कि वो जहां पे सत्ता लोग बैठे हैं उनको हटा के नई सत्ता लेके आएंगे। क्या ये अमेरिका पहली बार कर रहा है? ऐसा नहीं है। आज के वीडियो में दोस्तों जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि पिछले 70 साल में कितनी जगह पे अमेरिका ने सत्ताएं बदलवाई, आज उन देशों का क्या हाल है, इसको समझना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका किसी भी देश को सत्ता बदलने के लिए मजबूर करता है तो समझ लेना कि उस देश के बुरे दिन शुरू हो गए। अमेरिका ने आज तक किसी भी देश में किसी अच्छे दिन की शुरुआत नहीं करी है, और ये मैं आज जो आपके सामने एनालिसिस रख रहा हूं, आप इसको देखिएगा कितने देशों में सत्ता परिवर्तन हुए और आज उनका क्या हाल है। और ये एनालिसिस मैं आपके सामने विद फैक्ट्स रखने वाला हूं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसा एनालिसिस और ये डिटेलिंग आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्लोबल हिस्ट्री या ग्लोबल ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस समझना चाहते हैं या जो रणनीति में काम करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम पहले देखते हैं कि ईरान की ही बात कर लेते हैं। ईरान में 1953 में सबसे पहले CIA ने एक कू कराया था और वहां पे जो सत्ता में लोग थे उसको हटा के शाह का इंस्टॉलेशन कराया था। जो जिसको कहते हैं ना, ईरान का राजा था शाह, उसको उसका सत्ता वो लेके आए थे। लेकिन हुआ क्या? उसका इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई कि उसने डेमोक्रेसी की जगह ऑटोक्रेसी पे काम किया, दमन किया, विच लेड टू इस्लामिक रेवोल्यूशन। और 1979 में उस शाह का तख्ता पलट हुआ और उसके बाद खुमैनी के राज अपने लीडरशिप के अंदर इस्लामिक जो वहां पे रूल आया वो ईरान का तब आया। उससे पहले ईरान जो था वो वेस्टर्नाइज था ऑलमोस्ट। इस बात को आप समझिए कि ईरान में पहली बार कू नहीं करा रहा है अमेरिका, ये दूसरी बार कराने का प्रयास है। इसको आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं। इराक 2003 में सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए पूरा प्रयास किया गया कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है वगैरह वगैरह। आज इराक का क्या हाल है? सेक्टेरियन वायलेंस में फंसा हुआ है, ISI है, वीक गवर्नेंस है। आज इराक पूरी तरह से बर्बाद है। क्या कह के इराक में तख्ता पलट हुआ था? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और सद्दाम हुसैन इज ए डिक्टेटर, वी विल ब्रिंग डेमोक्रेसी। आउटकम हुआ, इराक बर्बाद हो गया। लीबिया नेटो सपोर्टेड रेबेलियन हुआ, गद्दाफी को हटाया गया क्योंकि वो डिक्टेटर थे। अब क्या हाल है? पहले से बुरा हाल है, वहां सिविल वॉर है और कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। इजिप्ट में 2013 में मिलिट्री कू हुआ, मोर्सी की सरकार को हटाया गया, सीसी को पावर में लेके आए। आज हालत क्या है? मिक्स्ड रिएक्शन, कभी उतार कभी चढ़ाव। हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है इजिप्ट की। और सीरिया सिविल वॉर चली 2011 से लेकर अभी तक, असद को हटाया गया। आज हालात क्या है? जिस आतंकवादी पे $10 मिलियन का इनाम रखा था उसी के हवाले सत्ता करनी पड़ी।
इस बात को भी समझना होगा। अब हम आगे की बात करते हैं कि अफ्रीका में क्या किया अमेरिका ने। कॉन्गो में आर्म रेवोल्यूशन था, उसको भी हटाया गया। फिर मोबूतो को उन्होंने आउट किया, कबीला को लेके आए। हालत क्या है आज कॉन्गो का? बुरा हाल है, गरीबी है। मतलब सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं हुआ, हालत खराब हुई। रवांडा में 94 में सिविल वॉर हुई, जेनोसाइड हुआ, हुतू रिजिम जो था उसको कोलैप्स हुआ। लेकिन कगामे, इन राष्ट्रपति साहब से मैं मिला हुआ हूं, आपने मेरी और इनकी फोटो अगर फेसबुक पे नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। मैं गया था रवांडा, उनसे मिला था, और रिलेटिवली स्टेबल है, क्योंकि कगामे ने खुद, जो एक मिलिट्री ऑफिसर थे, उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली और इस नरसंहार को रोका। और आज डंडे के जोर पे वर्चुअली लाइक ए डिक्टेटर वो रवांडा को चला रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट पे फोकस है, इसलिए आप कह सकते हैं कि स्थिति बेटर है। लेकिन उनके बाद क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल अपनी जगह है। सूडान, कू हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, बशीर को वहां से निकाला गया। आज हालत क्या है? लगातार मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। जिम्बाब्वे, मुगाबे को हटाया गया। आज हालत क्या है? जिम्बाब्वे की इकोनॉमिक स्थिति पहले से ज्यादा खराब है, इस बात को समझना होगा। अब हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका की। लैटिन अमेरिका में चिली में यूएस बैंक हुआ 73 में, पिनोशेट को लाए। आज थोड़ा बहुत वहां पे स्टेबिलिटी है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेडिंग के कारण, क्योंकि जो भी वहां से ट्रेड हो रहा है वो अमेरिका जा रहा है, अमेरिका ने मार्केट एक्सेस दे रखा है, लेकिन ह्यूमन राइट अब्यूजेस अभी भी है। अर्जेंटीना की बात करते हैं, कू हुआ, और वहां पे जो ओवरऑल प्रॉब्लम आई, आज आप देख लीजिए, वहां पे इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, प्राइस फ्लक्चुएशंस कंट्रोल में नहीं है, ओवरऑल कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। निकारागुआ में आज हालत क्या है? वहां रेवोल्यूशन हुआ, आज स्थिति वही है कि भाई ऑथोरिटेरियन वहां पे रूल हो गए हैं, जिसको आप सत्ता में लाए आज वही तानाशाह बन गए, तो वहां पे भी कोई सुधार नहीं। पनामा में यूएस इन्वेजन हुआ, वहां की सरकार को हटाया। आज क्योंकि यूएस को वहां पे पनामा कैनाल का इंटरेस्ट है, इसलिए वहां उन्होंने उसकी स्टेबिलिटी बना रखी है, इसीलिए वो पनामा को कहते हैं भाई ये तो पार्ट ऑफ अमेरिका है, स्टेबल है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, क्योंकि अमेरिका का अपना स्वार्थ है वहां पे। अगर पनामा कैनाल के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो बहुत बड़ा ट्रेड का झटका लगता है। अब हम बात करते हैं एशिया की। अफगानिस्तान, आज आपने देख लिया क्या हाल है। 79 में सोवियत इन्वेजन हुआ, फिर यूएस हुआ, फिर तालिबान हुआ, अल्टीमेटली अफगानिस्तान को मैनेज नहीं कर पाए, अफगानिस्तान से यूएस को भागना पड़ा, और आज अफगानिस्तान का हाल क्या है? पहले से बुरा हाल है, एक आतंकवादी देश या अराजक देश बन के रह गया है। पाकिस्तान, लगातार मिलिट्री कू हुए, आज क्या हुआ? अमेरिका ने बहुत पैसा दिया, बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान कहां पहुंचा? वीक डेमोक्रेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, वहां पे इंटरनल आतंकवाद है, भारत के साथ सिर्फ झगड़ा किया, इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अमेरिका ने वित्त पोषण किया, पैसे दिए, वहां के जर्नल्स को करप्ट किया, अपने फेवर में काम करवाया, अपना हित साधा, और पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ दिया। वियतनाम वॉर में वियतनाम कोलैप्स हुआ, लेकिन आज स्थिति क्यों है? क्योंकि उन्होंने चाइनीज मॉडल अपनाया है। आज वहां कम्युनिस्ट पार्टी है टेक्निकली वियतनाम में, और उन्होंने अपना एजेंडा बनाया। उन्होंने डेमोक्रेसी, जिसको यूएस चाहता था, वो नहीं किया, क्योंकि अमेरिका को भागना पड़ा वियतनाम वॉर से, और उन्होंने चाइना की तरफ से जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी कम्युनिज्म की, वो अपनाई, और अब उन्होंने उसको मार्केट इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया, इसीलिए वो बेटर है, ना कि यूएस ने कोई हेल्प करी। कंबोडिया, वही हाल वहां पे रहा कि जेनोसाइड रहा, वियतनाम का इन्वेजन हुआ, सरकारें हटी, आज वहां पे क्यों है रिकवरी? वापस वहीं पे स्थिति ये है कि कम्युनिज्म इंपैक्ट है, चाइनीज इंपैक्ट है, इसीलिए स्थिति सुधर रही है, ना कि अमेरिका। म्यांमार, लगातार कू हुए, उनको सपोर्ट किया अमेरिका ने, मिलिट्री रूल रहा, कहने को उन्होंने जरूर कहा कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, उन पे सैंक्शंस लगाएंगे, ये किया, लेकिन अल्टीमेटली हालत ये हुई कि वहां पे जब आपने फोर्स्ड चेंज ऑफ पावर हुआ तो स्थितियां खराब हुई। बांग्लादेश, लेटेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है। इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया, एक पपेट लीडर को बैठाया, आज क्या हालात हैं? लगातार बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अराजकता है, बेरोजगारी है।
तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जहां जहां पे भी, जैसे कहते हैं ना कि जहां जहां पांव पड़े संतन के वहीं वहीं घंटा धार है, अमेरिका के साथ भी यही है। अब यूक्रेन का हाल देख लीजिए आप। 2014 में रिवॉल्यूशन हुआ, वहां की सरकार को हटाया, आज क्या है, रशिया के साथ लड़ाई चल रही है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अगर यूक्रेन के पीछे अमेरिका नहीं होता तो ये यूरोप, मतलब रशिया और यूक्रेन वॉर होता ही नहीं। ये अमेरिका ने, जिसे कहते हैं ना, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया यूक्रेन को कि हम तेरे पीछे हैं, तू लड़, कुछ नहीं होगा। आज हालत देख लीजिए। जॉर्जिया की हालत, रोज रेवोल्यूशन, वहां पे जो सरकार हटाई, लेकिन क्योंकि वो यूरोप के अपने डेमोग्राफिक सिस्टम में था, ईयू पार्ट बना, तो इसीलिए वहां पे स्थितियां सुधरी, ना कि यूएस के कारण। कजाकिस्तान आज भी देख लीजिए, नजरबैजान को उन्होंने हटाया और आज क्या है, अनसर्टेनिटी है। एक तरफ रशिया का प्रॉब्लम, दूसरी तरफ यूरोप में वो इंटीग्रेट नहीं हो सकते, सेंट्रल एशिया की अपनी प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के स्थिति कॉम्प्लिकेटेड है। यूगोस्लाविया अगर आप देखें, वॉर एंड ब्रेकअप, मिक्स्ड इकोनॉमी क्योंकि पार्ट ऑफ यूरोप है। पुर्तगाल बेटर है क्योंकि पार्ट ऑफ यूरोप है। ग्रीस अगेन, वहां पे स्थिति बदल रही है क्योंकि पार्ट ऑफ यूरोप है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां जहां पे भी अमेरिका ने फोर्स्ड रेजिम चेंज कराया, जनता के हितों के बगैर समझे, वहां पे बर्बादी ही लाई। तो अमेरिका ने जिसको जो एडवाइस दी है रेजिम चेंज की, वहां सिर्फ बर्बादी आई है। अब ये चाह रहे हैं कि ईरान में रेजिम चेंज हो जाए और ताकत के बल पे हो जाए, तो अगली बार आप देखिएगा कि अगर ये सफल होते हैं तो ईरान बर्बाद हो जाएगा, जैसे इराक बर्बाद हुआ। लेकिन इराक और ईरान में फर्क है। ईरान के अपने ऑप्शंस हैं, ईरान की अपनी कल्चरल वैल्यूज हैं, वहां की डेमोग्राफी अलग है, वहां की ज्योग्राफी अलग है। इतना आसान नहीं होगा और आज परिस्थितियां बदल गई। हाँ, ईरान का नुकसान हो सकता है, आप ईरान की कुछ सैकड़ों बिल्डिंगें तोड़ देंगे, जैसे आपने यूक्रेन में या गाजा में देखा, लेकिन क्या लोगों को तोड़ पाएंगे? क्या संस्कृति को बदला जाएगा? क्या किया जाएगा? यूएस क्या करना चाहता है? मान लीजिए कल को खमेनी साहब रिजाइन कर देते हैं कि ठीक है, लो आप संभालो, क्या होगा? कौन बैठेगा सत्ता में? क्या वहां पे आप डेमोक्रेसी, जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, आप उसको भी हटाएंगे? जो वहां प्राइम मिनिस्टर है उनको भी हटाएंगे, कैबिनेट को भी हटाएंगे, तो फिर किसको लेके आएंगे? चुनाव में वापस यही लोग आएंगे, उसके बाद क्या होगा? तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका क्या चाहता है, शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को भी नहीं पता। सत्ता बदलने की जरूर इच्छा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या इसका रोड मैप प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया? सद्दाम हुसैन के टाइम पे भी नहीं दिया, मिडिल ईस्ट के जितने देश है नहीं दिया। और ये भूल जाते हैं इस बात को कि मिडिल ईस्ट में शांति क्यों नहीं रह पाएगी। अगर आपने जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब किया, तो वो राज्य या वो देश कभी सत्ता में स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इस्लाम में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में कम्युनिज्म को ये माना जाता है कि साहब ये इस्लाम को कमजोर करने के लिए कम्युनिज्म लाया गया है, और कम्युनिस्ट तो वैसे ही रिलीजन को नहीं मानते। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि रिलीजियस सोसाइटीज को आप कैसे मैनेज करेंगे, इसका रोड मैप अमेरिका के पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सत्ता परिवर्तन करते हैं, जिसको भी आप सत्ता में बैठाएंगे, जो भी पपेट गवर्नमेंट आप बैठाना चाहते हैं, आप ये मान के चलिए उसके खिलाफ हमेशा संघर्ष रहेगा। क्योंकि इस्लाम के कल्चर में दो ही शब्द हैं, हुकूमत या खिलाफत। या तो जनता को हुकूमत करने दो अपने हिसाब से, जैसा भी ईरान में चल रहा है। अगर आपने उन पे थोप दिया तो फिर खिलाफत ही होगी, फिर रिवोल्ट ही होगा, और फिर पूरा ईरान इंस्टेबिलिटी में चला जाएगा। और ऐसी स्थिति के अंदर प्रॉब्लम किसको आएगी? सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, मस्कट, ये सब, ओमान, ये सब लोग परेशान हो जाएंगे। और यहां से दुनिया का तेल जाता है, एनर्जी सोर्सेज यहां पे है, तो पूरी दुनिया में एक हिसाब से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। और तीसरी बात, क्या चाइना और रशिया ये होने देंगे? क्या वो चाहेंगे कि अमेरिका के जो पिट्ठू हैं वो आके ईरान में बैठ जाएं और वहां से फिर वो सेंट्रल एशिया पे कब्जा करें? और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, या जो रशिया का स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है कैस्पियन सी और ब्लैक सी एरिया में, क्या उसको परमिट किया जाएगा? कई सवाल है। तो मुझे लगता है कि ये जो
कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह तो दिया बड़े जोश जोश में आके कि भाई आप सरेंडर कर दीजिए, अनकंडीशनल सरेंडर। उसके बाद क्या होगा, ये रोड मैप ट्रंप साहब क्यों नहीं बता रहे? और जहां जहां उन्होंने किया, उन सब की हालत पहले से खराब। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईरान ऐसा होने देगा? पहली बात, मुझे लगता है मुश्किल है। और अगर ऐसा हो जाता है और अराजकता फैलती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी बुरे दिन और बाकी हैं। ट्रंप साहब को धीरे धीरे शायद हकीकत समझ में आएगी। अभी यूक्रेन का खर्चा वो संभाल नहीं पा रहे हैं, अब इजराइल को ईरान पे अटैक करना है। आप समझिए कितना खर्चा। यूक्रेन और रशिया तो बॉर्डर एरिया है, यहां तो इजराइल को हर एक फ्लाइट को 2500 किलोमीटर उड़ा के भेजना पड़ेगा। जितने का हथियार है उतने का पेट्रोल लगेगा। और उसके बाद भी ये खतरा बना रहेगा कि कहीं वो हवाई जहाज को शॉट डाउन तो नहीं कर दिया गया, और बदले में जो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक होंगे उसका नुकसान कौन भरेगा? तो कुल मिला के स्थिति ऐसी है दोस्तों कि ट्रंप साहब शायद समझ नहीं पा रहे कि वो किस आग से खेल रहे हैं। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।